अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और तमाम अहले आने वतन को सच टीवी की जानिब से ईद मुबारक। और मैं हूँ उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के सदक़े में इस ईद कुर्बान को हमारे लिए रहमत और बरकत का जरिया बना दे। साथ ही आपको बताएं कि बड़ी ईद तो खुशियों में भी बड़ी है। किसी ने आज कुर्बानी की तो कहीं मजेदार ख्वाबों के दार चले। बच्चे भी कहां पीछे रहेंगे, घरों में खूब मौज मस्ती की। ईद उल अज़हा अल्लाह का इनाम, मुसलमानों के लिए खुशियों का पैगाम। बड़ी ईद के दूसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की गई। रवां बरस शहरियों ने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने को ही तरजीह दी। त्योहार का असल मजा तो है अपनों के साथ। कल के मेजबान बने आज मेहमान। घरों में तैयार हुए मजेदार पकवान। किसी ने भारी बोटी से किया इंसाफ तो किसी ने बिरयानी पर किया हाथ साफ। बड़ी ईद पर हंटर बीफ ना खाया तो क्या फायदा। तो खास डिश बनाने वालों का भी खूब सीजन है। पार्क्स बंद होने से बच्चे उदास तो हैं, मगर ईद से लुत्फानंदोज तो होना है, इसलिए घर पर ही मौज मस्ती की जा रही है। कराची के शहरियों ने गंदगी से बचने के लिए कसाबों की दुकान का रुख किया, जहां पर कुर्बानी के जानवरों को कुर्बान किया गया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद एजाज। ईद कुर्बान के पहले रोज कुर्बानी के बाद शहर की सड़कें आलाइशों से भरी तो ईद के दूसरे रोज कराची के शहरियों ने गंदगी से बचने के लिए कसाबों की दुकानों का रुख किया, जहां पर जानवरों को कुर्बान किया गया। शहरियों का कहना था कि बल्दियाती इदारों की नाअहली के बायस शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके बायस हमने कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने के लिए कसाबों की दुकानों का रुख किया है। हुकूमत ने जो भी जगहें मुख्तस की थी इस काम के लिए, कुर्बानी के लिए, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ना वहाँ कोई इंतजाम है, ना किसी किस्म का सफाई का इंतजाम है, ना गवर्नमेंट की तरफ से उधर कोई बंदा है जो लोगों को गाइड कर सके कि ये बड़े जानवर की जगह है, छोटे जानवर की जगह। इसलिए मजबूरन हमें जानवर अपना यहाँ लाके कटवाना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये, जानवर तो हम यहाँ लाके कटवा रहे हैं, जो अभी शहर का हाल है, जिस तरह की गंदगी है, वो जब तक नहीं उठेगी मजीद ताफुन फैलेगा। तलाशें पड़ी हुई है, गंदगी फैल रही है पूरे इलाके में, ताफान फैल रहा है, कोरोना वैसे ही है, लोग परेशान है, लोग दुकानों पे आके अपने जानवर कटवा रहे हैं, मजबूर हो गया। आप देखें तो आके। दूसरी जानिब कसाबों ने कारोबार न होने का भी रोना रोया। कहा कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस बार 35% कुर्बानी की गई है। जैसे वो लोग 35% फर्क आया है। ये लॉकडाउन की वजह से सारी माइशत बर्बाद हो गई है। लॉकडाउन खत्म होना चाहिए, वरना तो लोग जो है कहीं के भी नहीं रहेंगे। बल्दियाती इदारों के मुजरमाना गफलत और लापरवाही के बायस शहर के बेशतर इलाके ताहाल ताफुन ज़दा हैं। जाबजा सड़कों पर बिखरी आलाइशें सड़ रही हैं, जिसके बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। कैमरामैन फैजान खान के साथ शाहिद इजाज, सच टीवी, कराची। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला जारी है। लाहौर में शहरियों ने कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए SOPs पर अमल करते हुए दौरे हाजिर में महंगाई भी बामे अरूज पर है और कुर्बानी भी करनी है, तो ऐसे में इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेकर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा सकती है। शहर में इलाकाई सतह पर मसाजिद के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से लोगों को मुश्तरका कुर्बानी करने की सहूलत दी जा रही है। हमने अल खिदमत फाउंडेशन के तहत पहले इन कुर्बानी के जानवर को डिसइंफेक्ट भी किया और लोगों ने बड़े एतमानान के साथ जहाँ पे सुन्नत इब्राहिमी को अदा किया है। और हमने इस दफ़ा ये देखा है कि इज्तिमाई कुर्बानी सेंटर्स के अंदर भी बहुत लोगों का रुझान रहा। हमने लोगों की सहूलत के लिए जहाँ पे इस इलाके के अंदर 6 कुर्बानी सेंटर्स बनाए। जो मुआशी हालात चल रहे हैं, जिसमें हर बंदा बकरे ईद की कुर्बानी करना बहुत मुश्किल काम है, जिसमें लोग मुआशी तौर पर 13,500 रुपये का हिस्सा डाल के और अपने को आज़ाद करते हैं और साफ़ सुथरा गोश्त मिलता है। कम आमदन के अंदर भी वो कुर्बानी के गोश्त से इस्तेफादा भी कर सकते हैं, अपने अहबाब को भी खिला सकते हैं और गरीब नादारों में भी वो तकसीम कर सकते हैं। हालिया लॉकडाउन की सूरत हाल के बाद लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुतासरा खानदानों तक गोश्त पहुँचाया जा सके। लाहौर में अलग से तकसीम कर रहे हैं। 50 से 70 के दरमियान जानवर है वो लाहौर से बाहर जाते हैं, वहाँ अपनी टीम्स भेजी जाती हैं और इस बात को श्योर किया जाता है कि वो शख्स जो तकसीम में हिस्सा मिला रहा है, उसका जो गोश्त, जानवर का गोश्त है, वो हकदार तक सही मानों में पहुंच सके। लोगों के अंदर जहां गोश्त का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है, वो इस हालात के अंदर, कोरोना वायरस की करंट सिचुएशन के अंदर भी हमारे जो कारकुन है वो वहां जाकर गरीब गुरबा में गोश्त को तकसीम करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 500 जानवर इज्तिमाई कुर्बानी के लिए रखे गए थे, जबकि तंजीम अनवार मदीना की जानिब से 300 जानवरों की कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिकीन में तकसीम किया गया। अनवार मदीना के वर्कर्स जो हैं
وہ زندہ گائے لے کے جاتے ہیں، وہاں پر ذبح کی جاتی ہیں اور پھر ان غریب لوگوں کے اندر جو ہے یہ گوشت جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے۔ فریضہ قربانی ادا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسی بہانے غریب بھی گوشت کھا سکیں۔ اس معاملے میں قرابت داروں کو بھی یاد رکھیں۔ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال کر سنت ابراہیمی کی تجدید کے علاوہ حالیہ دنوں میں کورونا جیسی وبا سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین محمد مبشر کے ساتھ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور۔ عید قربان پر باربیکیو پارٹی نہ ہو، عید کا مزہ نامکمل رہ جائے گا۔ کرونا وبا کی وجہ سے عید احتیاطی تدابیر کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ تفریح گاہ اور پارکس بند ہیں، اس لیے باربیکیو پارٹی اپنوں کے ساتھ گھر پر ہی ہو رہی ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں اسلم کھوکھر۔ دہکتے کولے، سیخوں پر جھولتے تکے اور کباب، مثالوں سے مہکتا دھواں، سب تیاریاں مکمل اور گھر والے نرم نرم مزیدار تکے اور کباب کھانے کے لیے ہیں بے چین۔ شہریوں کا کہنا ہے کورونا ہے تو کیا غم ہے، عید کا موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے۔ احتیاطی تدابیر کی وجہ سے باہر پارک اور تفریح گاہوں میں نہیں جا سکتے تو کیا ہوا، گھر میں رہیں گے اور گھر والوں کے ساتھ باربیکیو پارٹی بھی کریں گے۔ اس دفعہ یہی کریں گے، پابندی لگائی ہوئی ہے، پارکیں بند ہے، سب کچھ بند ہے۔ اس دفعہ گھر میں کچھ کریں گے تو یہی ہو سکتا ہے، دوستوں کو جب لا لیں گے گھر میں تو یہاں فیملی کے ساتھ یہ کر لیں گے۔ جو پارکوں میں تو وغیرہ پابندی لگی ہے، یہ انہیں گھروں میں لوگ کریں گے، چھتوں پہ اپنے جو پلاٹس وغیرہ ہیں سب کر رہیں گے۔ بچے بھی کورونا احتیاطی تدابیر کے قائل ہو گئے، کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے، گھر میں رہیں گے اور محفوظ رہیں گے، گھر میں ہی اس بار باربیکیو کریں گے، انشاءاللہ آئندہ عید پر سارے شوق پورے کر لیں گے۔ میرے ابو نے گھر میں سارا کچھ سامان لیتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے کہیں گے احتیاط کرے، احتیاط ضروری ہے۔ جب پابندی لگائی ہے آج اب عید کے دن ہے، ہم گھروں میں انگیٹی لے کے آئے، اپنی عید بنائیں گے، نہ کسی کے گھر جائیں گے اور نہ کسی کے گھر آئیں گے۔ عید پر شہریوں اور بچوں کا احتیاطی تدابیر پر عمل ایک حوصلہ افزا اقدام ہے۔ SOPs پر عمل کر کے ہی کورونا وائرس کو روکا جا سکتا ہے۔ کورونا وائرس کے باعث عید سادگی سے منانے کے ساتھ ساتھ لوگ حکومت کی جانب سے جاری SOPs پر عمل پیرا ہو کر باہر یا پارکوں میں جانے کی بجائے گھروں میں باربیکیو کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین ارشد صدیقی کے ساتھ محمد اسلم کھوکھر، سچ نیوز، اسلام آباد۔ عالمی وبا کے خلاف صف اول کے مجاہد عید کے موقع پر بھی پیش ہیں۔ طبی عملہ اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کے علاج کر کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سجاد قاسمی۔ خوشی و غمی کی کوئی گھڑی ہو، ملک و قوم کی خاطر ہر گھڑی قربانی کو تیار رہنے والا یہ ہے طبی عملہ۔ عید قربان پر جہاں پیاروں کے ہمراہ خوشیوں کو دوبالا کرنے کے نت نئے منصوبے بن رہے ہیں، وہیں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف وقت اور جذبات کی قربانی دینے کو پھر تیار کھڑے ہیں۔ وہاں کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں یہ عید اپنے پیاروں سے دور ہسپتال میں منا رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر ثناء الرحمان آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنی عید اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں، اپنے گھر میں رہیے، محفوظ رہیں۔ عید کی تیاریوں کے دوران کورونا وائرس کو نہ بھولیں اور پچھلی مرتبہ کی گئی غلطی کو نہ دہرائیں۔ قوم کے مسیحاؤں کا کہنا ہے کہ مدتوں سے طبی عملہ ہر موقع پر فرائض منصوبے کی ادائیگی کرتا آ رہا ہے، اب تو ملک وبا وطن عزیز پر حملہ آور ہے، ایسے میں وہ چین سے بھلا کہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم ڈاکٹرز ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، لیکن آپ کی حفاظت آپ کے اپنے ہاتھ پہ ہے، لہٰذا گھر پہ رہیں اور محفوظ رہیں۔ میری اور میری طرف سے ڈاکٹرز کمیونٹی کی جو عید کے موقع پر اپنے اہل و عیال سے دور دوران ڈیوٹی عید منا رہے ہیں، ان کی آپ سے درخواست ہے کہ عید کے موقع پر حفاظتی اقدامات کا اہتمام کریں۔ اب تک 1500 سے زائد ڈاکٹرز کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، 25 سے زائد زندگی کی بازی بھی ہار چکے ہیں، لیکن قوم کے موسم ڈٹ کر موذی بیماری کو شکست دینے کی تگودو میں دن رات انسانیت کی خدمت میں مگن ہیں۔ طبی عملہ کہتا ہے کہ جب بھی ملک کو سخت حالات کا سامنا ہوگا، ہمیں سینہ تان کر صف اول میں پائے گا۔ سجاد قاسمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ عید قربان کے دوسرے دن شہری گوشت لے کر قیمہ بنوانے دکانوں پر پہنچے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گھر پر شامی اور سیخ کباب بنا کر لطف اندوز ہوں گے۔ علمدار بلوچ رپورٹ کریں گے۔ کباب شامی ہو یا چپلی، دسترخوان کی شان ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں عید کے دوسرے دن شہری گوشت کا قیمہ بنانے والی دکانوں پر جا پہنچے، کہتے ہیں عید ہے، مہمانوں کی خوب خاطر مدارت کریں گے۔ جو ڈشز کل ہم نے بنائی تھی اس سے تو زیادہ انہوں نے مزہ نہیں لیا، لیکن وہ اس بات کی خواہش کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی مختلف چیزیں بنا کے دی جائیں تاکہ وہ اس سے زیادہ لطف اندوز ہوں، تو ہم نے پھر اس کا یہی حل سوچا کہ ہم قیمہ کروا کے اس کے مختلف چیزیں بنا کے، کباب بنا کے، شامی کباب بنا کے، دوسرے سیخ کباب بنا کے تاکہ تیار کر کے دیں۔ اس فیملی بھی چونکہ آج عید کا دوسرا دن ہے تو فیملیز بھی آ رہی ہیں
تو فیملی جو ملنے کے لیے آتی ہیں تو ان کو بھی لطف اندوز کرنے کے لیے ہم مختلف چیزیں بنا کے ان کو پیش کر رہے ہیں. دکانداروں کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے پہلے کاروبار نہ ہونے کے برابر تھا، اب عید پر کچھ بہتر ہوا. پچھلے 2-3 ماہ سے کورونا کی وجہ سے بہت کاروبار جو ڈاؤن ہو گیا تھا، وہ نظام نہیں تھا جو پہلے کام ہوتا تھا، لیکن آج عید کی وجہ سے گاہک کا جو رخ ہے نا وہ دکان کی طرف ہو گیا ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے عید پہ. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے سیاحتی مقامات پر تو نہیں جا سکتے، اس لیے گھر پر شامی اور سیخ کباب بنا کر خوب مزے لیں گے. کیمرہ مین عمران حیدر کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد. کراچی میں بلدیاتی ادارے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ علائشیں ٹھکانے نہیں لگا سکا. سڑکوں پر موجود علائشوں سے علاقوں میں تعفن پھیلنے لگا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عطا حسین. عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی کراچی کی سڑکوں پر علائشیں تاحال موجود ہیں. بفر زون، گلبرگ، ایف بی ایریا سمیت دیگر علاقوں میں جگہ جگہ علائشیں پڑی ہوئی ہیں. گلیاں خون آلود ہیں، جبکہ قربانی کے جانوروں کی باقیات سے بدبو اور تعفن اٹھنا شروع ہو گیا. لیاری کے علاقے میں نکاسی آب کے خراب نظام کی وجہ سے مزید گندگی ہو گئی ہے، جہاں گٹر اور پہلے سے موجود برساتی پانی میں علائشیں پھینکنے کے بعد شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی. اب ایک تو گٹر کے اندر علائشیں پڑی ہے، یہ بیماری الگ، پھر بچے، لیڈیز، ہماری مائیں بہنیں یہاں سے گزر رہی ہیں، ان کو شرم آیا نہیں ہے. ایم پی، ایم این اے کو، چیئرمین کو یہاں سے حالانکہ یہاں سے گزرتے بھی ہیں. بہت گندگی مچی ہے، کئی ٹائموں سے گھروں میں بدبو آ رہی ہے، کہاں جائیں گے؟ ایک تو کورونا ہے، اوپر سے یہ بیماریاں لگی ہوئی ہے. اگر کمپلین نہیں بھی کرتے تو ان کو پتا تو ہے نا بکرا عید ہے بھائی، یہاں پر اتنی گندگی پڑی ہوگی ہمیں اٹھانی ہے. ان کا کام ہے نا، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں نا، ان کا کام ہے آگے اٹھائیں، کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے کا عملہ یہاں چکر تو لگا رہا ہے، لیکن صرف فوٹو سیشن کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. صرف اور صرف میڈیا کی حد تک ہے، صرف فوٹو سیشن کی حد تک ہے. یہاں کوئی بھی عملی طور پہ کام نہیں ہو رہا. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگ یہاں آنا جانا کر رہے ہیں اور تعفن پھیلے اور وبا پھیل لیے. اس سے بہت زیادہ لوگوں کے بیمار ہونے کا خطرہ. بلدیاتی اداروں کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کے باعث شہر کے بیشتر علاقے تاحال تعفن زدہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے مکینوں اور گزرنے والے عام شہریوں کے لیے اذیت کا سبب بنے ہوئے ہیں. جا بجا سڑکوں پر موجود علائشیں سڑ رہی ہیں، جس کے باعث علاقہ مکینوں کا سانس لینا دوبر ہو گیا ہے. سڑکوں پر علائشوں کے ڈھیر پڑے ہونے سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑکوں پر موجود علائشوں کو فوری ہٹا کر ان کو پریشانی سے نجات دلائی جائے. کیمرہ مین فیضان خان کے ساتھ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی. عید کا دوسرا روز ایم سی آئی کی طرف سے اسلام آباد میں جانوروں کی علائشیں ٹھکانے لگانے کی مہم جاری ہے. علائشوں کو ٹھکانے کرنے کے لیے شہر میں 40 مقامات پر گھڑے کھود دیے گئے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے علمدار بلوچ شعبہ سینیٹیشن کے ڈائریکٹر سردار خان زمری کے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جانیں گے. جی علمدار. جی بالکل، عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ جو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جو علائشیں ہوتی ہیں ان کو تلف کیا جانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر تلف نہ کی جائیں تو پھر شہر کے اندر جو ہے وہ بدبو پھیلتی ہے، گندگی پھیلتی ہے. تو اس حوالے سے ایم سی آئی نے جو ہے وہ کافی متحرک نظر آ رہی ہے اور اقدامات کیے ہیں. کل میئر اسلام آباد نے جو ہے مختلف جو علاقوں کا جو ہے وہ دورہ بھی کیا اور انہوں نے بتایا کہ 40 مقامات پر گڑھے کھود دیے گئے ہیں ان علائشوں کو تلف کرنے کے لیے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر شعبہ سینیٹیشن جو ہے سردار خان وہ موجود ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا کہیں گے، اب تک کتنی علائشیں اٹھائی گئی ہیں اور کیا اقدامات آپ نے کیے ہیں تاکہ جو ہے وہ گندگی نہ پھیلے اور شہریوں کو بھی تکلیف نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ ہوتا ہے ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی میرے اسلام آباد کی ہدایت کے مطابق ہم نے بہترین انتظامات کیے ہیں. 2000 ورکر، 100 گاڑیاں اور 40 جو مختلف مقامات 80 ڈچز ہم نے لگائے ہیں، جس میں ہم تلف کر رہے ہیں ساری علائشوں کو دن رات لگا کے. کل ہمارا صبح 8 بجے سے شروع تھا، رات 12 بجے تک جا رہا. الحمدللہ ہم نے کل جو ہے نا 55,000 کے قریب علائشیں ٹھکانے لگی ہے. آج مزید 10-15,000 اور آدمی لگا دی. شام تک ہمیں معلوم ہو جائے گا تقریباً 70,000 کے قریب ہو جائیں گے علائشیں. آج ہم کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگا کے گڑھوں میں ڈال کے چونا ڈال کے ڈسٹرکٹ کر کے پراپر اوپر 4 فٹ سے 5 فٹ ہم نے مٹی ڈال کے اس کو دفن کر دیا ہے تاکہ اس کی کوئی اسمیل یا ڈسٹرکٹ کا خطرہ نہ ہو، بیماری نہ پھیلیں اور ہمارا ماحول اور ساری چیزیں صاف ستھری رہیں. اس دفعہ ہم نے پچھلے سال سے بھی زیادہ پریکاشن میئر لیے ہیں اس کو طرف کرنے کے لیے، اس لیے تاکہ کوئی مزید کسی مجھے بیماری کا سبب نہ بنے.
अच्छा ये बताइएगा कि ये ऑपरेशन कितने दिन आप जारी रखेंगे और फिर एक स्प्रे भी आप बता रहे थे कल मेयर साहब के वो भी करेंगे, तो इस पर थोड़ा चलिए कल शाम तक तो जब तक कुर्बानी 3 दिन की जारी रहेगा हमारी हेल्पलाइन काम करेगी 24 घंटे। जैसे अभी भी हमने मुख्तलिफ शहरों को विजिट किया, मैंने खुद IC विजिट किए, GC विजिट किए, कुछ लोगों ने जंगलों में, कुछ ने मेन हॉलों में। आज मैंने खुद निकलवाई है कि बजाय हेल्पलाइन के कंप्लेन करने के उन्होंने मतलब घरों में डाल दिए, नालों में डाल दिए। आज हमने मुकम्मल सर्विलेंस की है, टीम में लगा दिए, सर्वे कर रहे हैं, कहीं ग्रीन बेल्ट में जहाँ भी पड़ी है उसको हम तलब करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल भी ये प्रोसेस रहेगा, परसों भी रहेगा, ये 1 हफ्ते तक प्रोसेस रहेगा। जो भी हेल्पलाइन के हमें कंप्लेंट करेगा हम विद इन 20 मिनट्स उस पर अमल दरामद करेंगे। इंशाल्लाह कल से हमारा ये स्प्रे वाला जो क्लोरिनेशन स्प्रे जो मेयर साहब ने कहा है वो भी हम कल से शुरू करवा देंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि जो है ये ऑपरेशन जो है 2-3 दिन जारी रहेगा और उसके बाद क्लोरीन स्प्रे भी जो पूरे शहर में किया जाएगा ताकि गंदगी ना फैले, बदबू ना फैले और जो मुख्तलिफ मूजी बीमारियां जन्म लेती हैं वो ना फैले और शहरियों को साथ जो है वो तकलीफ ना हो। जी सही, शुक्रिया आलमदार बलोच। और यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा है कि कराची में बारिश के बायस होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाने की जरूरत है। वजीर आला के साथ मीटिंग्स हुई, इत्तफाक राय से हिकमत अमली बना रहे हैं। तमाम इदारों ने मिलकर लोगों को रिलीफ देना है। जो नुकसानात हुए हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फौज पाकिस्तान जो हैं वो उन्हें बहुत अफसोस है इस चीज़ का। कल सुबह इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ जगहों पे काम शुरू हो जाएगा और मेन मकसद इसका ये है कि जो 7 और 8 को सिस्टम आ रहा है, जो 15 तारीख को सिस्टम आ रहा है, वो पहले जो सिस्टम डैमेजेस करके गए हैं उन डैमेजेस से बचने की इंतहाई कोशिश की जा सके। जैसे मैंने कहा कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। उसमें सूबाई हुकूमत शामिल होगी, फेडरल गवर्नमेंट शामिल होगी, वहाँ के महकमे शामिल होंगे मुख्तलिफ जगहों और फिर स्पार्को के ज़रिए उसका जो है डिटेल एनालिसिस लेके पानी के बहाव के रस्तों को देख के और मॉडर्न सीवरेज और स्टॉर्म वाटर के सिस्टम को और साथ साथ जो आपका सॉलिड वेस्ट का निज़ाम है उसको और फाइनली जो लीगल इंक्रोचमेंट्स और इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं कराची के अंदर, उस पूरे को देखने के बाद आपको इस सिलसिले में आगे जाना होगा, वरना हम वहीं पे रुक जाएंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा उठाने में नाकाम रहा। ऑपरेशन चंद घंटों में खत्म हो जाना चाहिए था। कोशिश है कि आज रात तक तमाम आलाइशें उठा ली जाएं। जो वादा किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कि शायद वो मुकम्मल तौर पर कचरा जो है ईद से पहले साफ कर देंगे, उसमें कई जगहों पर उनको नाकामी हुई और पूरी तौर पर काम नहीं कर सके। इसी तरह जो आलाइशें उठाने का ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो कई जगहों से ये शिकायत आई कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को जितनी मशीनरी और जितनी गाड़ियां अरेंज करनी थी, कुछ जगहों पर वो मुकम्मल तौर पर जो ट्रांसपोर्ट थी, जो गाड़ियां थी, जो डंपर्स थे, वो फराम बर वक्त नहीं कर सके। उसकी वजह से मुश्किल ये हुई कि रोज़ाना जैसे कल का पहला दिन था, जो ऑपरेशन जब कुर्बानी बंद होती है शाम में जब ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, तो उसके बाद ये ऑपरेशन चंद घंटों में ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इक्विपमेंट की कमी की वजह से ये कल रात देर गए तक जारी रहा और कुछ इलाकों में तो रात 3 बजे और सुबह 4 बजे तक भी ये काम करते रहे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला जामीर में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। चलास के मुजाफाती इलाके बाबूसर तक और नियात में बारिशों और सैलाबी रेले से खड़ी फसलें तबाह हो गईं। नियात वैली के नदी में तुगयानी और सैलाब से 6 मकामात पर राब्ता सड़क बंद हो गई। बाबूसर के मकाम पर सैलाब ने लाखों मालियत मटर की तैयार फसल को तबाह कर दिया। मॉनसून की बारिशों ने जिला दियामर के इलाके बाबूसर तक और निहाट में तबाही मचा दी। सियाती मकाम बाबूसर में बारिश और सैलाब ने मटर की तैयार फसल को तबाह कर दिया।
जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। थक के मकाम पर सैलाबी रेले से बाबूसर नारायण नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद हुई, जिसकी वजह से सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियां फंस कर रह गयीं। इलाका मकीनों और मुसाफिरों ने बंद शाहराह को अपनी मदद आप के तहत छोटी गाड़ियों के लिए बहाल कर दी। चलास बाबूसर टॉप तक भी मुख्तलिफ जगहों में बारिश और सैलाबी रेले से शाहराह खंडरात में तब्दील हो गई। उधर दूर अफ्तादा गाँव निहाट में नाले में तुगयानी के नतीजे में 6 मकामात पर शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ते हो गया। इलाका मकीनों ने जिली इंतजामिया से फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने की अपील की है। लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश से हब्स में कमी आ गई। इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। भट्टा चौक, भीदिया रोड, वॉल्टन, हरबंसपुरा, धर्मपुरा, केनाल रोड, शिमला पहाड़ी, गढ़ई शाहू, ताजपुरा, फतेहगढ़ में तेज बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। शेखुपुरा, गुजरावाला, हाफिजाबाद और गिरदनवाह में भी बादल बरस पड़े। बाराने रहमत से हवस में कमी आ गई। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में शाम को बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की गई है। श्रीनगर में मौसम खुश्क रहेगा। पारा 34 डिग्री तक जाएगा। जम्मू में पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बारामूला में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। दूध में पानी मिलाने का सिलसिला नया नहीं। ये माफिया आज से बेलगाम नहीं, बल्कि दहाइयों पहले से ही सरकारें इसे काबू करने में नाकाम रही हैं। माजी का मारूफ ड्रामा अलिफ नून इस मुआशरती बुराई की मुकम्मल अक्कासी करता दिखाई देता है। जा छोड़ दे मेरी वादी। ISPR ने मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म जबर का शिकार कश्मीरियों के लिए नया नगमा जारी कर दिया, जिसकी खास बात यह है कि पहली मर्तबा इसमें कश्मीरी भी गाने का मरकजी किरदार है। पिछले 72 सालों में हर एक कश्मीरी बच्चा एक जेल में पैदा हुआ कहता हुआ हक जानवरों की दुनिया में हक इंसानों के भूले। दुनिया वाले चुप बैठे हैं, जालिम की रस्सी खोले। है जुर्म मेरा पैदा होना, तो जुर्म किया है मैंने। क्या जिंदगी मैंने जी होगी, बस जुल्म सहा मैंने। अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ, मेरा खून मुसलमान, ताकत कलमा। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे। हम चीखेंगे आजादी, हम चीखेंगे आजादी। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। कब तक रखोगे हमको तुम इन बंदूकों के पहरे में? क्यों अपना झूठ छुपाने को सच रखा है अंधेरे में? पहले आजाद सुनाती है, फिर एक ही बात सिखाती है। माएँ आजादी का मतलब हमें गोद से ही समझाती है। मुझे विरसे में एक ख्वाब मिला, जिसे फूल दिया है मैंने। क्या जिंदगी मैंने जी होगी, बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ, मेरा खून मुसलमान, ताकत कलमा। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे। हम चीखेंगे आजाद।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मुहासरे को 1 साल होने को है। 5 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर की जनरल असेंबली के सामने दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी हाथों की डिजिटल जंजीर बनाई जाएगी। इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाने में अमेरिका भर की इंसानी हकूक की तंजीमें, पाकिस्तान और कश्मीरी कम्युनिटी बड़ी तादाद में शिरकत करेगी। इंसानी हकूक की तंजीम के मुताबिक कोरोना के बायस इंसानी हाथों की जंजीर बनाना मुमकिन नहीं। हाथों की डिजिटल जंजीर के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। ICNA फॉर सोशल जस्टिस का कहना है कि पाकिस्तानी IT के माहिरीन अमरीका में इस कार खैर में पेश हैं। एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ा मुजाहरा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे को खत पेश करेंगे। मकबूजा कश्मीर में ईद उल अज़हा पर भी भारत की रियासत दहशतगर्दी में कमी न आ सकी। काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों की बड़ी ईद को भी कैदी बना लिया। इंटरनेट की अदम फराहमी के बायस अवाम और सहाफियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आलमी बिरादरी की मुजरिमाना खामोशी, कातिल मोदी सरकार शेर, जन्नत नजीर वादी दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील। मसाइब का शिकार कश्मीरी बड़ी ईद की खुशियां भी ना मना सके। घरों में महसूर शहरी टेलीफोन और इंटरनेट की सहूलत से भी महरूम। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से आयद गैर कानूनी पाबंदियों को 1 साल बीत चुका है, मगर इंसानी हुकूक के नाम नेहाद चैंपियंस बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। कश्मीरी आवाम को तिब्बी सहूलियात दस्तयाब है, न ही मवासलाती सहूलत। वादी में 1 साल से इंटरनेट की अदम फराहमी के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए भी ताले बंद हैं और वादी के बाशिंदों को घरों में रहना पड़ता है। डॉक्टरों को उनका ऑनलाइन इलाज करना जरूरी है, लेकिन ये कश्मीर में कोई आसान काम नहीं। भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के बाद से मुसलमानों की इंतजामी सतह पर नुमाइंदगी खत्म कर दी गई। भारत में मोदी हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ आवाजों में शिद्दत आ गई। जहां जुल्म होता है वहां मुज़ाहमत भी होती है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे पुराना हल तलब मसला है, जो भारत की हठधर्मी से अभी तक हल नहीं हो सका। 14 अगस्त 1947 से कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद जारी है। मसला कश्मीर के बारे में जानिए ये रिपोर्ट। कश्मीर दुनिया का वो बदकिस्मत खित्ता है जिसको इंसानों समेत 75 लाख नानकशाही में खरीद कर गुलाम बनाया गया, तो कभी जाबराना फैसले के जरिए अकलियत ने अक्सरियत पर हुक्मरानी की। इंसाफ के आलमी दावेदारों ने हमेशा इंसाफ के नाम पर कश्मीरियों की नस्लकुशी और तबाही के मंसूबों का साथ दिया। कश्मीरियों ने आजादी के लिए कई लाख जानबाजों की कुर्बानी दी, मगर आलमी कुव्वतों की मुनाफकत के बायस आजादी की ये जंग जुल्म जबर और तशद्दुद का सबब बनी। कश्मीर वो खित्ता है जिसकी माजी में मिसाल खूबसूरती, सरसब्ज शादाबी, कुदरती हुस्न, बुलंदो बाला पहाड़, दुनिया के बेहतरीन फलों मेवों, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिलों, हसीन वादियों और आला सलाहियतों के हवाले से दी जाती थी। मगर आज जब कोई शख्स कश्मीर का जिक्र करता है तो फौरन जलाओ घिराओ, फौजी कैंप, औरतों की इस्मत दरी, खौफ, जुल्म सितम, तशद्दुद, गुलामी, मायूसी, कत्ल गारत का तस्वर जहन में आता है। इस सब कुछ के बावजूद कश्मीरियों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। बेइंतहा जानी और माली नुकसानात के बावजूद कश्मीर के अजीम सपूतों ने अपनी आजादी का सौदा नहीं किया। तनाज़ा कश्मीर को दुनिया का कदीम तरीन तनाज़ा कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर नाम निहाद मुहज़्ज़ब दुनिया ने इस तनाज़े को हल नहीं किया तो शायद दुनिया में पहली बाकायदा आलमी एटमी जंग और फिर दुनिया की एक बड़ी तबाही का सबब कश्मीर ही बनेगा। रियासत जम्मू कश्मीर बुनियादी तौर पर 7 बड़े रीजनों वादी कश्मीर, जम्मू, करगिल, लद्दाख, बल्तिस्तान, गिलगित और पूंछ और दर्जनों छोटे रीजनों पर मुश्तमिल 84,471 मुरब्बा मील पर फैली हुई है। ये रियासत आबादी के हिसाब से अक़वाम मुत्तहिदा के 140 और रकबे के हिसाब से 112 रुकन ममालिक से बड़ी है। मज़कूरा बाला तमाम रीजनों की अपनी अपनी एक तारीख है जो हजारों साल पर मुहित है। कश्मीरियों की बदकिस्मती का आगाज 16 मार्च 1846 को मुआहदा अमृतसर के साथ ही हुआ, जिसके जरिए गुलाब सिंह ने अंग्रेज
से 75 लाख नानक शाही में जम्मू कश्मीर और हजारा का इलाका खरीद कर गुलाम बनाया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, करगिल और लद्दाख के इलाकों पर कब्जा करके एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत कायम की। महाराजा कश्मीर ने मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी, क्योंकि हुक्मरान तबका अकलीती था, जबकि खित्ते की 85% आबादी मुसलमानों की थी। इसलिए हुक्मरान हमेशा मुसलमानों से ही खतरा महसूस करते थे। महाराजा ने मुसलमानों को पसमानदा रखने के लिए बड़ी कोशिशें की। डोगरा हुक्मरानों के दौर में 1924 तक सियासी खामोशी नजर आती है। ये खामोशी 1924 में उस वक्त टूटी जब श्रीनगर में काम करने वाले रेशम के कारखानों के मजदूरों ने अपने ऊपर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई और पूरी रियासत ने उनकी आवाज में आवाज मिलाई और यूं पूरी रियासत सरापा एहतजाज बन गई। इस तहरीक को भी डोगरों ने ताकत के जोर पर खत्म करने की कोशिश की। वक्ती तौर पर यह तहरीक कमजोर जरूर हुई, मगर इसके बाद रियासत के अवाम में बेदारी आई और आजादी का जज्बा तवाना हुआ। डोगरा हाकिम की कोशिश रही कि रियासत को भारत का हिस्सा बनाया जाए या इसकी खुद मुख्तार हैसियत को बहाल रखा जाए, जबकि मुसलमानों का मुतालबा रियासत को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था। मगर डोगरा ताखीरी हरबे इस्तेमाल करता रहा। मकामी आबादी की जानिब से बगावत और मुसल्लह कबाइलियों की जानिब से कश्मीर में दाखिले पर महाराजा ने लॉर्ड माउंटबेटन से अस्करी इमदाद की अपील की, जो कि उन्होंने ये कहकर मुस्तरद कर दी कि जब तक रियासत इंडिया से इल्हाक का फैसला नहीं करती तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। महाराजा कश्मीर दारुल हुकूमत से भागकर जम्मू चला गया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा कश्मीर ने न सिर्फ भारत से फौजी इमदाद तलब की, बल्कि भारत के साथ इल्हाक की दरखास्त भी दी। और भारत चूँकि कश्मीर का कब्जे के लिए मौके की तलाश में था, लिहाजा 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय अफवाज कश्मीर में दाखिल हो गयी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अपनी फौजें दाखिल कर दी। इस तरह दोनों मुमालिक के दरमियान पहली जंग लड़ी गई। पाकिस्तान ने भी भारतीय फौज से काफी इलाका आजाद करा लिया। 1949 में जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास कश्मीर का बेतरतीब 1/3 और 2/3 हिस्से का कंट्रोल रहा और सीज फायर लाइन कायम हुई, जिसे बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल करार दिया गया। भारत कश्मीर में इस वादे के साथ दाखिल हुआ था कि अमन के क़याम के बाद कश्मीर से वापस चला जाएगा, मगर आज तक भारत की वापसी नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी कराते हुए दोनों मुमालिक की फौजों को जंगबंदी लाइन का एहतराम करने का पाबंद किया और वहाँ राय शुमारी कराने का ऐलान किया। अंग्रेज के बरे सगीर से जाने के बाद कश्मीरियों को डोगरा से आजादी तो मिली, मगर रियासत जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारतीय गुलामी में चला गया। जब से अब तक तनाज़ा कश्मीर पूरी दुनिया बिलखसूस जनूबी एशिया के लिए एक संगीन मसला बनता जा रहा है। भारत का यह गासमाना कब्जा न सिर्फ जारी है, बल्कि इसमें आए रोज इजाफा होता जा रहा है। मकबूजा कश्मीर पर अपने इस नाजायज तसल्लुत को कायम रखने के लिए भारत अपनी अफवाज के जरिए मुसलसल रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। अब तक लाखों मासूम कश्मीरियों को तय किया जा चुका है, मगर इसके बावजूद मकबूजा कश्मीर की निहत्ते अवाम अपनी लाजवाल जदोजहद आजादी जारी रखे हुए हैं और भारतीय तसल्लुत से आजादी के हसूल की जदोजहद से इज़हार यकजहती के तौर पर पाकिस्तानी कौम गुज़श्ता कई दिहाइयों से हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाती है। मोदी के देश में लाकानूनियत की इंतहा है। भारत में खवातीन के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाने लगा है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में खातून को ताल्लुकात के शुबे में शौहर को कंधे पर उठाने की सजा सुना डाली। लाठी बरदार मजमे में खातून को अपने शौहर को कंधे पर उठाकर चलना पड़ा। लड़खड़ाने और गिरने पर सड़क पर ही मारा पीटा गया। मोतसब भारत में मुसलमानों और दीगर अकलियतों के साथ साथ खवातीन भी गैर महफूज हैं। अजीब और गरीब जालिमाना रस्म रवाज और सजाएं खवातीन के हिस्से में आती हैं कि इंसानियत शर्मा जाए। ऐसा ही एक वाकया पेश आया रियासत मध्य प्रदेश में, जहां एक खातून को ताल्लुकात के शोबे में अनोखी सजा दी गई। सजा ये थी कि खातून अपने शौहर को कंधों पर उठाकर लेके जाएगी। मरता क्या न करता कि मुस्ताक दुखियारी खातून ने शौहर को कंधे पर उठा तो लिया, लेकिन चल ना पाई और गिर गई। बस क्या था, हाथों में डंडे उठाए मुश्तइल हुजूम ने बेचारी खातून को मारना पीटना शुरू कर दिया। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर कोई अपने अपने अंदाज में तबसरे करने लगा। तज्जियाकारों के मुताबिक मध्य प्रदेश के इलाकों में ऐसी जालिमाना सजाएं कोई नई बात नहीं। सियासतदान भी खवातीन की आवाज उठाने की जुर्रत नहीं रखते। चीन के बाद नेपाल में भी भारत के सामने डट गया। नेपाली हुकूमत ने नया नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी रहनुमाओं को भिजवाने का ऐलान कर दिया है। मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस में रिकॉर्ड कमी हो गई। 24 घंटों में 553 केसेस रिकॉर्ड हुए और 6 अमवात हुई।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 14,003 टेस्ट किए गए। अब तक मजमूई तौर पर 20,10,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता रोज कोरोना के मजीद 6 मरीज जाँ बहक हुए, जिसके बाद इस वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 5,976 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 553 नए केसेज रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 2,79,699 तक जा पहुंची। सिंध में कोरोना के सबसे ज्यादा मुसद्दिका मरीज हैं, जिनकी मजमूई तादाद 1,21,309 है। पंजाब में 93,173, खैबर पख्तूनख्वा में 34,160, इस्लामाबाद में 15,052, बलोचिस्तान में 11,762, गिलगित बल्तिस्तान में 2,157 और आजाद कश्मीर में 2,086 अफराद मुतासर हैं। कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,48,577 हो गई, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद कम होकर 25,146 रह गई। मनासिक के हज आखिरी मराहिल में हुज्जाज मिना में समाजी फासले के साथ तीनों जमरात की रमी करके मिना से रुखसत हो जाएंगे। सऊदी हुकाम ने मिना में हाजियों की सलामती के लिए तमाम तर इंतजामात कर रखे हैं। हुज्जाज ने 11 ज़िलहज्जा को तीनों जमरात की रमी की थी। 50-50 के ग्रुप की शक्ल में रिहाइश से 10-10 मिनट के वक्फे से जमरात की रमी के लिए निकले थे। हाजियों के ग्रुप मुकर्ररा रूट से जमरात की रमी के लिए जाएंगे। मुकर्ररा रूट से ही मिना टावर्स वापस होंगे। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मिना से मक्का मुकर्रमा वापसी 5-5 बसों की शक्ल में होगी। हर 5 बसों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी इनके हमरा होगी। गुज़िश्ता बरसों के दौरान 70% हुज्जाज 12 ज़िलहज्जा को मिना से रुखसत हो जाते थे। 30% 13 ज़िलहज्जा को तीनों जमरात की रमी करके मिना से रुखसत होते थे। इस साल तमाम हुज्जाज 12 ज़िलहज्जा को ही मिना को अलविदा कहेंगे। हुज्जाज कराम मक्का से अपने अपने शहरों का रुख करेंगे। घरों को वापसी पर पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हाउस आइसोलेशन में रहेंगे। मक्का मुकरमा में तवाफ़े अफाजा के बाद मस्जिदुल हराम की धुलाई, सफाई और इसके एक एक हिस्से की सैनिटाइजिंग कर दी गई है। खाने काबा के अतराफ तवाफ के सहन और खारजी सहनों को पहले धोया गया और फिर सैनिटाइज किया गया। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया के सरबराह अली डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदैस का कहना है कि इंतजामिया ने सब लोगों के ताउन से मस्जिदुल हराम के एक एक हिस्से की सफाई, धुलाई, सैनिटाइजिंग और मुअत्तर करने का काम एहसन तरीके से अंजाम दिया। तवाफ़े अफाजा खत्म होते ही ये कार्रवाई अंजाम दी गई। कोरोना वबा शुरू होने के बाद से मस्जिदुल हराम में माहौल 2 सैनिटाइजर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रोजाना हरम शरीफ को 10 बार धोया जा रहा है। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया, वजारत दाखिला, रियासती सलामती की प्रेसिडेंसी, वजारत सेहत, हलाल अहमर और वजारत हज उमरा हुज्जाज कराम की खिदमत पर मामूर है। सऊदी हुकाम का कहना है कि महदूद हज का फैसला करने के बावजूद हुज्जाज की खिदमत में कमी नहीं बल्कि इजाफा किया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। हुकाम ने हजारों अफराद को इलाके से निकलने के अहकामात जारी कर दिए। कैलिफोर्निया के शुमाल मगरबी जंगल में जुमे को आग लगी। 18 मुरब्बा मील का इलाका आग की लपेट में आ गया। धुएं और आग के शोले आसमान की जानिब बुलंद हो रहे हैं। जंगल के करीब कई घर जल गए। सैकड़ों फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। जहाज के जरिए भी पानी फेंक कर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग ने 1900 एकड़ को अपनी लपेट में ले रखा है। हुकाम ने 2500 घरों से 8000 अफराद को निकलने का हुक्म जारी कर दिया है। इमदादी कारकुनों को आग बुझाने की कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। अब आपको बताएं कि एफए फुटबॉल का टाइटल आर्सेनल ने अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में चेल्सी की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब आपको बताएं कि ईद कुर्बान पर रेलवे हुकाम की चालाकियां, मुसाफिरों को बेवकूफ बनाकर कुर्बानी का बकरा बना दिया। ग्रीन लाइन ट्रेन का इंजन खराब होने पर शाह हुसैन एक्सप्रेस कोर को इंजन तब्दील कर दिया। हमारे नुमाइंदे आसिफ अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आसिफ। जी बिल्कुल, ग्रीन लाइन जो है लाहौर से कराची के लिए आ रही थी, तो रास्ते में इसका इंजन खराब हो गया। बुछेरी स्टेशन में इसको खड़ा कर जो है सखर से इसके लिए इंजन मंगाया गया। मुसलसल 4 घंटे की ताखिर के बाद जो है ट्रेन को रवाना कर दिया गया। जो मुसाफिर थे शदीद खौफ और अज़ब का शिकार थे। जी सही, शुक्रिया आसिफ अली। बलूचिस्तान के जिला बोलान में वाक़े पीर गायब का शुमार पाकिस्तान के उन दिलकश और दिलफरेब तफरीह मकामात में किया जाता है जहां मौसम गर्मा में न सिर्फ मकामी बल्कि मुल्क भर से हजारों लोग कुदरत के हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए रुख करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी खाकर।
वादी क्वेटा से 70 किलोमीटर के फासले पर बलूचिस्तान के जिला बोलान में वाक़या दिलफरेब सियाहती मुकाम पीर गायब का शुमार पाकिस्तान के उन तारीखी तफरीही मुकामात में किया जाता है जहाँ मौसम गर्मा में न सिर्फ मुकामी बल्कि सूबे के दूर दराज इलाकों से भी हजारों लोग फुर्सत के औकात में खूबसूरत मौसम और दिलकश नज़ारों से लुत्फ उठाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। जिला बोलान की इस खूबसूरत वादी में जहाँ नजर उठती है दिलफरेब मनाजिर के बायस वही ठहर जाती है। फितरत के हसीन रंगों से मुज़य्यन खूबसूरती और रानाई के मुजस्सम शाहकार पीर गायब में ऊंचे और सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान ठंडा पानी आबशार की सूरत में बहता हुआ फितरत के हसीन रंग बखेरता है। रवायात के मुताबिक इस दिलकश सियाहती मुकाम का नाम एक सूफी बुजुर्ग के नाम से मंसूब है जो कि दीन इस्लाम की तरवीज के लिए यहाँ आए थे। पापा के साथ आई हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर। हम लोग आए यहाँ पर फैमिली के साथ आए, बड़ा इंजॉय किया हम लोगों ने। मौसम गर्मा में दर्रे बोलान में खाना बदोश सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की जानिब अपने माल मवेशियों के हमरा सफर करते हुए दिखाई देते हैं। दर्रे बोलान का शुमार बरसगीर पाक व हिंद के अहम तरीन दरवाजों में भी किया जाता है। ये इलाका सदियों से ईरान और कंदहार से हिंदुस्तान जाने वाले काफिलों का गुजरगाह रहा है। जिला सिब्बी से मगरब की जानिब क्वेटा जाते हुए तकरीबन 17 मील के फासले पर अंग्रेजों की जानिब से 1886 में बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन भी यहीं से गुजरकर मुश्काफ और फिर दर्रे बोलान के पहाड़ी सिलसिलों में दाखिल होती है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, क्वेटा। कहा जाता है कि आंखों के रास्ते रूह तक सुकून की मुंतकली में खूबसूरत मनाजिर का बहुत हद तक अमल दखल होता है। कभी कभार खूबसूरत मनाजिर इंसान के दिलो दिमाग पर ऐसे असरात मुरतब करते हैं कि वो माशरती तलखियों को भूलकर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां सुकून रक्स करता दिखाई देता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियानी मकाम पर वाक़े दो खूबसूरत पहाड़ों की आगोश में दिलफरेब कुदरती मनाजिर से मालामाल वादी मूड़ा। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।